नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं 16 जून के SSC-MTS के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको रखा है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ये वीडियो अगर आपका एग्जाम आगे है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जिससे आपको इस वीडियो की PDF है वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सत्यजीत रे को 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 1992 में उन्हें सत्यजीत रे को है वो पद्म श्री मिला था उन्हें। दादा साहब फाल्के भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करें उनके बारे में तो सत्यजीत रे वो 2 मई 1921 से 23 अप्रैल 1992 तक एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक संगीतकार, गीतकार, ग्राफिक डिजाइनर और चित्रकार थे। रे को अप्पू त्री, संगीतकार से बड़े शहर और चारुलता जैसे कार्यों के लिए मनाया जाता है। रे को कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और मानद ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी उनकी, उसके पश्चात भारत रत्न भी मिल चुका है। तो भारत रत्न के बारे में बात करें तो भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को स्थापित भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को असाधारण सेवा या उच्चतम व्यवस्था के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है, जो दौड़, व्यवसाय, स्थिति, लिंग आदि के भेद को बिना होता है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके बारे में बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 1969 में दिया गया था। सबसे पहले यह सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह 1958 में स्थापित किया गया था। फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे को समाप्त करने के लिए यह वार्षिक पुरस्कार दिया, सम्मानित करने के लिए, समाप्त होने को नहीं, सम्मानित करने के लिए। सुशासन में साजिश लोगों के लिए साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मानद ऑस्कर के बारे में। तो मानद ऑस्कर है वो जीवन भर की उपलब्धियों, मोशन पिक्चर, कला और विज्ञान में असाधारण योगदान और अकादमी के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह 1928 में स्थापित किया गया था, और जरूरी नहीं कि यह हर साल प्रदान किया जाए। ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मृणालिनी साराभाई कौन से नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम से संबंधित है ये। तो इनके बारे में और बात करें तो मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थी। वह भारतनाट्यम और कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तकी थी, और साथ साथ वे एक नृत्य निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षक भी थी। इनका क्वेश्चन है वो SSC-MTS के मई में हुए एग्जाम में भी पूछा गया था, जहां मैंने आपको एनालाइज करा था। मई में बोला था कि जून में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार। तो ये अभी 3-4 दिन में एग्जाम हुआ है, तो 2-3 बार अभी पूछ लिया गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पोंगल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो पोंगल त्यौहार है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। और पोंगल त्यौहार के बारे में और बात करें तो पोंगल त्यौहार के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। तमिल में पोंगल का अर्थ उफान होता है। मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह ही पोंगल का त्यौहार भी फसल और किसानों का त्यौहार होता है। पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्तन दहन कृषि को आसाम में क्या कहा जाता है? तो आसाम में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली के अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके कुछ वर्ष के लिए उस पर फसल उगाते हैं, और फिर दूसरे टुकड़े को ढूंढ लेते हैं। कर्तन दहन प्रणाली के स्थानीय नाम है वो झूम है वो असम में, मेघालय में, मिजोरम और नागालैंड में से झूम कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकोटली कोटी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये एक विदेशी यात्री थे।
ये है वो विजयनगर साम्राज्य में देवराज के शासनकाल में आए थे 1420 में। बात करें तो देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोटी कोटी भारत आए थे। निकोली कोटी एक इतालवी यात्री था जो 15वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था। तो ये निकोली कोलवी है वो इतालवी यात्री थे, तो इनका संबंध था इतालवी संबंध था, ये पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जॉन ऑस्टिन की पुस्तक का नाम। तो जॉन ऑस्टिन की पुस्तक फेमस पुस्तक है वो द प्रोवाइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड है, ये इनकी पुस्तक थी। ये इनके बारे में, जॉन ऑस्टिन के बारे में बात करें तो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। इनका सिद्धांत था कि बुद्ध और आज्ञाकारिता आदत तो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आज्ञाकारिता निरंतर होनी चाहिए। उन्होंने यह भी नहीं कहा, उन्होंने यह भी जरूर नहीं कि आज्ञाकारिता पूरे समाज से ही आनी चाहिए, आज्ञाकारिता होना चाहिए व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोनू सूद को पद्मश्री किस वर्ष मिला था। तो हाल ही में 2022 में सोनू सूद को पद्मश्री मिला था। तो इनके बारे में बात करें तो बॉलीवुड गायक सोनू निगम और अनुभवी बंगाली अभिनेता विक्टर बनर्जी उन 35 व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें 2022 में कला श्रेणी के तहत क्रमशः पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो राष्ट्रपिता है वो सुभाष चंद्र बोस ने इनको उपाधि दी थी। बात करें तो 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी थी। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, एक बच्चा बोला था ये कृत्रिम वर्षा पूछा था, एक बोला था कि अम्ल वर्षा के बारे में पूछा था। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ताकि हम आपके लिए जब PDF बनाएं तो उसमें सटीक नोट्स आपको दे सकें। तो आप आगे आने वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर कुछ कोई त्रुटि हो, एक्स्ट्रा कुछ बताना हो, जो प्रश्न छूट गए हों आपको बताना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर बता सकते हैं आप। तो कृत्रिम वर्षा है वो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा की जाती है। बात करें कृत्रिम वर्षा की तो कृत्रिम वर्षा बादलों में सिल्वर आयोडाइड के सीडिंग द्वारा किया जाता है। क्लाउड सीडिंग शुष्क बर्फ सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों का उपयोग करके वर्षा कराने की प्रक्रिया है। क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम तरीका है जिसमें बादलों में नमी पैदा की जा सकती है और ताकि वर्षा हो सके। बात करें अम्ल वर्षा की तो अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं। अम्ल है वो SO2 और NO2 के प्रदूषक प्रारंभिक रूप में कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। अम्ल वर्षा केंद्र का केंद्र है मैनचेस्टर है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। HNO3 बनता है और H2SO4 बनता है। एक नंबर है HNO3 और दूसरा है H2SO4। ये अम्ल वर्षा के मूल कारण है। SO2 और NO2 से ही ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो संविधान की आत्मा है वो उद्देशिका है, उसे संविधान की आत्मा कहा है, उद्देशिका या प्रस्तावना। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था PM स्वनिधि रोजगार योजना से। तो क्वेश्चन तो पता नहीं क्या था, लेकिन ऐसा बच्चे ने ऐसा बताया कि PM स्वनिधि योजना से प्रश्न पूछा था। तो हम बात करते हैं। इसका उद्देश्य था वो स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता देना, वह यह जो 2 जून 2020 में लागू की गई थी। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पूछा गया था कि इसका उद्देश्य क्या था, या ये पूछा गया तो ये कब लागू की गई, दोनों में से पूछा गया था। बात करें तो PM स्वनिधि योजना के तहत सरकार ने 3 साल में रेहड़ी पटरी वालों को 46 लाख कर्ज बांटे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के PM स्वनिधि पोर्टल के अनुसार
रेहड़ी पटरी वालों को 46.54 लाख के अधिक लघु कार्यशील पूंजी ऋण का भुगतान किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं? तो ऐसा देश है वो है एकमात्र देश है भारत। तो बात करें तो भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों होते हैं। गिर वन एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण में वो ऑप्शन में दिया था वो था कादर। तो दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जातियाँ हैं वो टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कंडार, इरुला, चेतुर जनजाति, गोंड आदि जनजाति है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था वो उसका तो था, जैसे ऑप्शन में तो कादर दिया हुआ था। अगर और कुछ भी था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश से, एंटोनियम ऑफ वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है उत्तेजक। उत्तेजक का विलोम शब्द पूछा था तो डल, लिस्टलेस, स्प्राइटलेस ये इसका विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनियम से, क्यूरियोसिटी का सिनोनियम यानी समानार्थक शब्द। तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, ये जो जानने की इच्छा होती है वो। तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, नॉलेजनेस, ये जिज्ञासा का ही उदाहरण है। ये जिज्ञासा इसे है, समानार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश सरकार ने चंपारण अधिनियम कब लागू किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने है वो 1918 में चंपारण कानून लागू किया था। बात करें चंपारण कानून के बारे में तो चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में पारित किया गया था, जब महात्मा गांधी ने किसानों की भूमि पर नील की जबरन खेती को समाप्त करने के लिए 1917 में ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ये कल पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह है वो कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और यह विधेयक 19 नवंबर 1917 को डब्ल्यू मोड द्वारा विधान परिषद में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी को गर्म करने पर वह किस विधि से के कारण भूरी हो जाती है? तो ये इसकी रासायनिक विधि के कारण भूरी हो जाती है। बात करें तो चीनी है वो ओ यानी ऑक्सीजन और एच हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। गर्मी के कारण चीनी के परमाणु में हवा में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे परमाणुओं का एक नया समूह बन जाता है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा धुएं और कालिख के रूप में निकलती है, तो इस कारण चीनी है वो भूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और ऐसा से दूर रखना कहा गया है? किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और दूर रखना बताया गया है? तो इसका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 51A। तो इसकी बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 है वो प्रावधान उस दर्शन को आदर्शों की पुष्टि करते हैं जब संवैधानिक निर्देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत के लोगों द्वारा न केवल भारतीय समाज के बल्कि वास्तव में दुनिया के सभी लोगों के लिए एक घोषणा है। बात करें अनुच्छेद 51A को संविधान 1948 के मसौदे में शामिल नहीं किया गया था। इसे संविधान जो था 42वां संविधान संशोधन था अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था और बाद में संविधान 86 संशोधन था अधिनियम में 2002 का संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 51AI सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का उल्लेख है। तो सार्वजनिक संपत्ति का उल्लेख है और इसे दूर रखना मतलब जो वो है 51AI में इसका अनुच्छेद उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना जैसे ओडिसी में योगदान में 2006 में पद्मश्री मिला था, तो ये थी इलियाना सिटारिस्टी, इनको पद्मश्री मिला था 2006 में। बात करें तो इलियाना सिटारिस्टी इटली की एक ओडिसी और छऊ नृत्यांगना और नृत्य शिक्षिका है जो वर्तमान में भुवनेश्वर में रहती है। अगला क्वेश्चन था कुछ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो था, तो इसका सूत्र होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल हास है। ऐसे पूछा गया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल हास निकाल दो तो क्या बचता है? तो यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये भगवान
बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाते हैं, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में और बात करें तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर को होता है, के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था? तो शेर खान था, उन्होंने शेर शाह सूरी उन्होंने उनको हराया था चौसा के युद्ध में। बात करें तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेर शाह सूरी और विजय हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेर का ताज पहना था उन्होंने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? तो मादा जननांग वो अंडप या कार्पेल कहलाता है। तो बात करें तो पुष्प का मादा अंग अंडप या कार्पेल कहलाता है। यह पौधे को मादा युग्मकों या अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और बीजांड यानी ओवलेस में पाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो जूडो देश की उत्पत्ति है वो जापान देश से हुई है। बात करें इसकी और तो जूडो है वो डॉक्टर कार्नो जिगोरो द्वारा 1882 में जापान में बनाया गया एक आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है। ये आपसे आगे पूछ सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वृत्ता नृत्य किस राज्य से संबंधित है और जो कि चेचक बीमारी के समाप्त होने पर होती है? तो ये है संबंधित है पश्चिम बंगाल से। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उस पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहता है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट दिखाते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।